मूलभूत विषयों को लेकर हम आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा से, जिनके नेतृत्व में पशुपालन, दुग्ध सेवा योजन और गन्ना क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। यह साक्षात्कार विशेष रूप से पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना विकास और राज्य में युवाओं के लिए हो रहे रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। मंत्री जी से जानने का प्रयास करेंगे राज्य सरकार इन क्षेत्रों में क्या कदम उठा रही है और भविष्य की ओर क्या योजनाएं हैं। सर, आप एक राजनीतिक विरासत से आते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा और विजय बहुगुणा जैसे नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आपकी अपनी राजनीतिक पहचान किस दिशा में विकसित हो रही है? नहीं, देखिए, जो लेगेसी है वो आपने सही बोला। स्वर्गीय हमारे दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी की एक बहुत प्रख्यात वो नेता रहे, पूरे देश में और विश्व में उनका नाम रहा, और उस लेगेसी को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आज मुझको एक मौका मिल रहा है। लेकिन लेगेसी आपको एक हद तक मदद करती है, क्योंकि जब आप जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो फिर वो आपके परफॉर्मेंसेस, आपके रिश्ते, आपके काम जो है वो मैटर करते हैं। मैं 2016 में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देके यहाँ पर आया था। पहला चुनाव 17 में लड़ा, और 17 में लड़ने में सितारगंज सीट से मैं पूरे कुमाऊँ की नंबर 1 सीट से जीता, 28,500 वोट से जीता। और उसके बाद विधायक के रूप में 5 साल सितारगंज की सेवा करने का मौका मिला। पहली बार मैं पॉलिटिक्स में विधायक के रूप में सेवा करी, और 22 में जब चुनाव लड़ा तो फिर से जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया। तो लेगेसी आपको एक हद तक पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में, पॉलिटिकल लाइफ को आगे ले जाने में आपका हार्डवर्क, आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर स्टेट, आपके डेवलपमेंट वर्क क्या हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं जनता से, वो बहुत मैटर करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुगुणा नाम को आगे बढ़ाने का जो मुझको एक मौका मिला है, वो लेगेसी को आगे ले जाने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज भी जब मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ और जिस तरीके से लोग स्वर्गीय दादाजी को याद करते हैं, पिताजी के कामों को याद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसने जनता की सेवा करी है, सालों साल जनता की सेवा करी है, जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं, विकास को धरातल में उतारने में अपना रोल निभाया है। और कोशिश यही कर रहा हूँ कि दादाजी के पद चिन्हों पर चल सकूँ और जनता की जितनी मदद हो सके कर सकूँ। आप धामी मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री हैं। युवा होने के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा की विरासत और चुनौतीपूर्ण मंत्रालय, क्या आपको कभी दबाव महसूस होता है? नहीं, देखिए, मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता मैम, क्योंकि मंशा अच्छी हो तो सारे काम पॉसिबल हैं। मैंने पूर्ण कोशिश करी कि और मेरा मानना यह है कि जो विभाग मेरे पास हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री विभाग हो, मिल्क फेडरेशन हो, फिशरीज़ हो, ये सारे विभाग ऐसे हैं जो उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले पलायन की, क्योंकि देखिए जो आज सबसे बड़ा दर उत्तराखंड झेल रहा है वो पर्वतीय क्षेत्रों से जो तराई क्षेत्रों की तरफ मूवमेंट हो रहा है हमारे लोगों का, वो है। और दूसरा बेरोज़गारी का, जो हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि ये 3 विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरा फोकस यही रहा है कि इन 3 विभागों के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सपना है लोग कि फार्मर्स की आय दुगनी हो, उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने रोल अच्छा प्ले किया है। जो दुग्ध फेडरेशन है हमारा, हमने हाईएस्ट एवर प्रोक्योरमेंट, जब से उत्तराखंड बना है तब से हाईएस्ट एवर प्रोक्योरमेंट आंचल का हमने इस साल किया है। 2,80,000 लीटर के आसपास हमने प्रोक्योर किया है। हमारे 9 के जितने भी दुग्ध संघ थे, उसमें से एक दुग्ध संघ को छोड़ के, जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक दुग्ध संघ को छोड़ के सब नुकसान में थे। आज सारे दुग्ध संघ, लगभग 9 दुग्ध संघ प्रॉफिट में है। एक तहरीर दुग्ध संघ है हमारा जो थोड़ा बहुत नुकसान में है। हमारा प्रोक्योरमेंट बढ़ा है, हमारी सेल्स बढ़ी हैं। आंचल को हमने डाइवर्सिफाई किया, लोगों को रोज़गार से जोड़ा। और उसके बाद गन्ना किसानों का जो देखिए, जो हमारे तराई के क्षेत्र हैं, चाहे वो हरिद्वार जिला हो, उधम सिंह नगर जिला हो, देहरादून जिला हो, जो प्रोमिनेंटली गन्ना किसानों से प्रभावित है, उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया। हमारी सरकार ने पिछले 3 साल में हमने किसानों का पेमेंट पराई सत्र के 3 महीने के अंदर ख़त्म होने के अंदर पेमेंट निकाला, जो पेमेंट 1-1 साल नहीं होता था। हमने चीनी मिल का फर्स्ट टाइम एवर उत्तराखंड जब से बना है, चीनी मिल के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक अलग से हमने फ़ंड बनवाया फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और अभी तक हम 80 करोड़ रुपए चीनी मिल के मॉडर्नाइजेशन में खर्च कर चुके हैं, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे ब्रेकडाउन्स कम हुए, हमारी रिकवरी बेटर हुई, हमारा सरकार का लॉस कम हुआ। तो सारे स्टेप्स हमने लिए, और धरातल पे देखने को भी मिल रहा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री में लगभग 2300 परिवार हम 1 साल के अंदर गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ चुके हैं रोज़गार से। फिशरीज़ में हम लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 से ज़्यादा परिवार आज हमारे साथ जुड़ कर काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होता, लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है
कि जो जिम्मेदारी मिली थी कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अब धरातल पे दिखना शुरू हो गया है। आपके पास जो मंत्रालय है, खासकर पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य, इनके आर्थिक पहलू तो है, सामाजिक पहलू भी है। इन मंत्रालयों को अगर उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ कह सकते हैं, इन मंत्रालयों की भूमिका उत्तराखंड की जनता के लिए किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है? तीनों जो हमारे सेक्टर्स हैं ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो पर्वतीय हो चाहे वो तराई का क्षेत्र हो। बहुत सारे लोग आज भी हमारे जो हैं वो दुग्ध फेडरेशन के साथ लगभग उन 59,000 फैमिलीज़ उत्तराखंड में दुग्ध फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। मत्स्य से जैसे मैंने आपको बताया कि हम थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन जीएसडीपी आज कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 9.23%। और मत्स्य का स्कोप बहुत बड़ा इसलिए भी है क्योंकि जैसे आपने बोला कि उत्तराखंड में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे कोल्ड रनिंग वाटर है हमारे पास, अबंडेंस में है, और ट्राउट के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने ट्राउट की फार्मिंग के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं इस बार शुरू करी हैं। हमने पहली बार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पॉलिसी लॉन्च करी। पहले हमारे पूरे उत्तराखंड में कोई भी स्टेट की पॉलिसी नहीं थी, हम 100% सेंटर से गवर्नड होते थे। हमने 2023 में 23 के आखिरी में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी, जिसमें हमने मातृ शक्ति को ट्राउट से जोड़ने के लिए, फार्मिंग से जोड़ने के लिए 50% के सब्सिडी का क्लॉज रखा। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे आपको मालूम है पर्वतीय प्रदेश जो है वो एक्सेसिव रेनफॉल से, लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक से जूझते हैं। तो जब भी हमारे रेसवेज खराब हो जाते थे, टूट जाते थे, तो कोई इंश्योरेंस की स्कीम नहीं थी। हमने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पहली बार इंश्योरेंस की स्कीम रखी, जहाँ पे 90% अनुदान प्रदेश सरकार देगी, 10% फार्मर देगा। उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे लोगों ने मत्स्य पालन शुरू किया। 10,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, हम थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बने। और एनिमल हस्बेंड्री की जो आप बात कर रहे हैं उसमें 2 हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, गोट वैली और कुकुट वैली, जिसमें कि हम चाहते थे कि पर्वतीय समाज के जो लोग हैं, जो दुर्गस्थ और दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। और 2023 नवंबर में मैंने पॉलिसी लॉन्च करी थी गोट वैली प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम 16 बकरी का एक क्लस्टर बना के एक व्यक्ति को देते हैं, जिसमें पहली 5 बकरी वो है लोन पे लेता है, और उसके बाद 10 बकरी और 1 बकरा उसको सरकार फ्री में देगी। और उसका रिजल्ट ये है कि 1.5 साल के अंदर 3200 से ज़्यादा परिवारों को हम उसमें जोड़ चुके हैं गोट वैली प्रोजेक्ट में, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आमदनी कर रहे हैं, अपना दिनचर्या चला रहे हैं। और सेकेंड सबसे बड़ा काम जो हमने सरकार में किया है कि चाहे वो ट्राउट हो, चाहे वो गोट हो, चाहे वो मिल्क हो, जब तक आपके पास मार्केट नहीं होगी तो आपके कहीं ना कहीं अच्छा रेट पॉसिबल नहीं होता है। और इस सरकार ये पूरे उत्तराखंड में पहली बार, पूरे देश की पहली सरकार है जिसने आईटीबीपी के साथ एक एमओयू साइन किया। हमारे आईटीबीपी के यहाँ 3 पोस्ट हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और लगभग 10 से 11 हज़ार उनके सैनिक वहाँ पर पोस्टेड हैं। और हमने इस सरकार में पहली बार आईटीबीपी से एमओयू साइन किया कि अगले 3 साल के लिए वो हमसे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करेंगे। वो पहले टेंडर प्रोसेस से खरीदते थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सरकार से कर रहे हैं। तो अब हमारे जो फार्मर्स हैं, चाहे वो दुग्ध फार्मर्स हों, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से जो रिलेटेड हों, चाहे वो मत्स्य फार्मर्स हों, उनको एक डायरेक्ट मार्केट आईटीबीपी से मिली। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के दौरान बता रहा हूँ कि जो जैसे उत्तरकाशी के जो हमारे किसान थे, वो पहले अपनी भेड़ बकरी हिमाचल में बेचते थे और उनको 6 से 8 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता था, कभी कभी 1 साल हो जाता था। आज के दिन हम डायरेक्ट आईटीबीपी के लोग आते हैं, हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग के डॉक्टर्स आते हैं, उनके डॉक्टर्स आते हैं, वो चिन्हित करते हैं, और चिन्हित करने के बाद वो भेड़ बकरी लेके जाते हैं और 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीबीटी आता है। तो 2 करोड़ 78 लाख रुपए का अभी तक हम लोग जो है आईटीबीपी को सामान बेच चुके हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी सीधा किसान हुआ। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई उसमें कमीशन नहीं है, कोई बीच में पैसा खाने वाला नहीं है, आईटीबीपी और किसान, और हम उसमें उनको दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वहाँ और उसके आसपास गन्ना किसान भी है, चीनी मिलें भी है। आपके कार्यकाल में गन्ना क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, खासकर गन्ना किसानों के भुगतान और चीनी मिलों की आधुनिकीकरण को लेकर? देखिए, मैंने आपको बताया अभी पहले कि पहली बार हुआ है सरकार में कि हमने एक अलग से फंड हेड खुलवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आज तक उत्तराखंड में चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन का कोई फंड नहीं था, ना कोई हेड था। तो इस बार हमने हेड खुलवाया है 2 से 1.5 साल पहले। 80 करोड़ रुपए हम ऑलरेडी इस साल, इन 2 सालों में चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन में लगा चुके हैं। हम बाजपुर में बॉयलर चेंज कर चुके हैं, हम इंजन चेंज कर चुके हैं, किच्छा में हम टर्बाइन चेंज कर चुके हैं। तो हमने काफ़ी कोशिश करी है कि चीनी मिलों का जो है वो मॉडर्नाइजेशन हो, आज की टेक्निक पे जो है आज की मशीनों पे वो काम करें। और उसका फ़र्क हमको देखने को मिला कि जो चीनी मिल पहले बहुत ब्रेकडाउन्स में रहती थी, जो चीनी मिलों की रिकवरी नहीं रहती थी, उनकी रिकवरी बढ़ी है।
हमारी जो नादेही चीनी मिल है उसने 11.5 की रिकवरी अचीव करी, जो सेकंड हाईएस्ट इन होल ऑफ नॉर्थ इंडिया थी। तो बहुत सारे फ़ायदे हमको दिखे हैं पिछले 1.5 साल में। किसानों के पेमेंट की मैंने आपसे बात करी कि हम आज मार्च एंड में हमारा जो है पराई सत्र ख़त्म हुआ और हम अप्रैल मिड में बैठे हैं, अप्रैल एंड में, और हम 75% के ऊपर ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं और अगला 25% भी हमारा टारगेट है कि इस महीने के आखिरी से पहले हम किसानों को पेमेंट कर देंगे। पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है। क्या आपके मंत्रालय ने कोई ऐसा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो अगले 10 वर्षों में पलायन की गति को नियंत्रित कर सके? मैंने आपको अभी पॉलिसीज़ गिनाई हैं, चाहे वो गोट वैली हो, कुकुट वैली हो। दुग्ध फेडरेशन में हमने 8 से 11 रुपए की दूध की वृद्धि करी है, जबकि एवरेज रेट जो बढ़ता था वो 1.25 रुपये प्रति लीटर बढ़ता था पहले पर साल। इस 3 सालों में हमने 8 से 11 रुपये बढ़ाए हैं। हमने साइलेज पे 75% सब्सिडी दी, हमने भूसे पे 50% सब्सिडी दी, मिनरल मिक्सचर से 50% सब्सिडी दी, और उन सब का फ़र्क हमको देखने को मिला है कि लोगों का रुझान जो है दूध की तरफ, फिश की तरफ, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ज़्यादा बढ़ा है और इससे पलायन भी रुका है। इससे दुर्गम क्षेत्रों में आईटीबीपी के साथ टाइप करने से लोगों को एक रोज़गार उपलब्ध हुआ है। अब उनको ये विश्वास है कि अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री का काम करूंगा, अगर मैं ट्राउट फिशरीज़ का काम करूंगा, अगर मैं मिल्क फेडरेशन में जुड़ के किसान दूध का काम करूंगा, तो एक मार्केट हमारे पास रेडिली अवेलेबल है जो हमसे सामान खरीद भी लेंगे और 2 दिन के अंदर हमको पेमेंट भी कर देंगे। दुग्ध उत्पादों की कई संभावनाएं हैं, लेकिन आंचल ने खुद को कुछ उत्पादों तक सीमित रखा है। क्या बड़े ब्रांड का मुकाबला करने के लिए नए उत्पादों के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये आप बात सही कह रहे हैं कि मेरा भी मानना मंत्री के रूप में यही था कि कोई भी विभाग, जैसे चीनी मिल ही आप ले लीजिए, मैं चीनी मिल से शुरू करता हूँ, जो भी विभाग सिर्फ 6 महीना काम करेगा वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग विभाग नहीं हो सकता। चीनी मिलों में हम सिर्फ 6 महीना गन्ना पेराई सत्र करते थे, फिर हम छोड़ देते थे। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो एथेनॉल पे भी काम कर रहे हैं, वो पावर प्लांट पे भी काम कर रहे हैं, वाइनरी पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि हम पहले चीनी मिल्स को मॉडर्नाइज़ करें और मॉडर्नाइज़ करने के बाद उसको एथेनॉल की तरफ, उसको पावर प्लांट की तरफ और वाइनरी की तरफ ले जाएं, जिसमें लगातार हमारी कोशिश जारी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो पॉलिसी स्वीकृत होगी। आपने मिल्क फेडरेशन की बात करी, आंचल की बात करी। मेरा भी मानना यही था कि सिर्फ आंचल दूध में क्यों रहे, हमको कम्पीट करना है। अगर अमूल जैसे ब्रांड से, मदर डेयरी जैसे ब्रांड से, वर्का जैसे ब्रांड से, तो हमको भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और हमने पिछले 3 साल में कम से कम 16 नए प्रोडक्ट्स में आंचल को डाइवर्सिफाई किया है। हमने आंचल को आइसक्रीम में, आंचल को कुल्फ़ी में, फ्लेवर्ड मिल्क में, छाछ में, घी में, आंचल को आपके शहद में, आपको आइसक्रीम्स में हमने डाइवर्सिफाई करे हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है कि 2022 में जहाँ पे आंचल का टर्नओवर जो था 21 करोड़ रुपए था, वो टर्नओवर 3 साल में 21 करोड़ से बढ़ के आज 53 करोड़ टच कर रहा है। जो हमारा प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए का था आंचल का, वो आज टच कर रहा है, लगभग 9 करोड़ रुपए टच कर रहा है। हमने नए कैफ़ेज़ खोले हैं आंचल के, जिसमें हमने आंचल के कोशिश करी कि आंचल को लोगों तक पहुँचा सकें। लगभग 17 नए कैफ़ेज़ हम उत्तराखंड में खोल चुके हैं। हमने पहली बार आंचल को चारधाम रूट पे टैप करने की कोशिश करी। पिछले साल हमने आंचल के 7 नए कैफ़ेज़ जो हमारा चारधाम रूट है उस पर खोले और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमने लगभग टेट्रा पैक में आंचल को हमने डाइवर्सिफाई किया और हमने 1.5 करोड़ का सिर्फ टेट्रा पैक चमोली ज़िले और रुद्रप्रयाग ज़िले में बेचा पिछले साल। तो कोशिश हमारी भी यही है कि आप जितना भी डाइवर्सिफाई हम कर सकते हैं। मिठाई में हमने आंचल को डाइवर्सिफाई किया। तो लगातार कोशिश है कि डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस चलती रहे, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहे। सर, उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट के जरिए बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता था, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम मिले नहीं। क्या स्किल डेवलपमेंट को विभागों और इंडस्ट्री से समन्वय बनाकर सफल नहीं किया जा सकता था? हमने 2 साल में हमारी कोशिश यही रही है कि जो हमारे ITI के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं आज की टेक्निक्स पे, आज की मशीनों पे, आज के इंस्ट्रक्टर्स के साथ, आज की ज़रूरत के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाए। और हमने अपने ITIs को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चलाने की शुरुआत करी। आज के दिन हम 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चला रहे हैं, एक ITI रोशनाबाद हरिद्वार, ITI काशीपुर स्नाइडर के साथ और ITI रोशनाबाद फिलिप्स के साथ। और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि उन्होंने आज की टेक्नोलॉजी बच्चों को, वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड पे हमारे फिलिप्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहा है और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में स्नाइडर का काशीपुर में। और उसका बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला कि जो बच्चे उसमें इनरोल हुए, अभी तक 140 बच्चों ने लगभग फिलिप्स के साथ काम किया है, ट्रेनिंग ली, और 140 में से 139 बच्चे एम्प्लॉय हुए। और उनको एम्प्लॉय फिलिप्स ने ही किया
और जो बच्चा ITI करने के बाद पहले सिडकुल में 11-12 हज़ार की तनख्वाह पे लगता था, उनको एवरेज 24,000 रुपीज़ की सैलरी पे फिलिप्स ने हायर किया। उसी के साथ जब स्नाइडर ने लगभग 150 बच्चों को ट्रेन किया और 130 बच्चों को हायर किया है। हमने पहली बार उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज़ को टैप इन किया है। हमने अशोक लेलैंड के साथ टाई अप किया कि आप अगले 3 साल के लिए हमारे ITI बच्चों को इंटर्नशिप पे रखेंगे, हर साल 1000 बच्चा, और उसके बाद उनको जितने भी आपको ठीक लगे उतने आप परमानेंटली हायर करेंगे। लेकिन ये सारे इन कैंपस रिक्रूटमेंट होंगे, हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। आज के दिन अगर आप देखेंगे जाके तो ITI में हमारे अशोक लेलैंड की टीम आती है, चाहे वो पर्वतीय ITI हो चाहे वो तराई के ITI हो। वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं बच्चों के, उनका एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद सिलेक्शन होता है। पिछले साल अशोक लेलैंड ने 454 बच्चों को इंटर्नशिप पे हायर किया, इन कैंपस रिक्रूटमेंट जाके किया, और उन 454 बच्चों में से 110 बच्चों को परमानेंट नौकरी मिली। उसी के तरीके से हमने इस बार नया MOU साइन किया है टाटा मोटर्स के साथ पन्नगर, सेम प्रोसेस पे कि टाटा मोटर्स हमारे 1000 बच्चे हर साल उठाएगा, इंटर्नशिप कराएगा और उसको फिर हायर करवाने में मदद करेगा। हमने 13 नई ITIs अपने टाटा टेक्नोलॉजी को दी हैं, जिसमें कि 75 करोड़ रुपये 5 साल में सरकार लगाएगी और 300 करोड़ रुपये टाटा टेक्नोलॉजी लगाएगी। वो हमारे बच्चों को आगे ट्रेन करेंगे, उनके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, उनकी मशीन्स होंगी, और उसके बाद वो हायर करेंगे। हमने उत्तराखंड में पहली बार सहसपुर में स्किल हब सेंटर बन रहा है हमारा, जो कि 96% तैयार हो चुका है। वहाँ पे 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेड होंगे, सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे इंडिया की टॉप कंपनीज अपने ट्रेड्स खोल रही हैं। वहाँ पे हमने उत्तराखंड के बच्चों के लिए फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी रखी है, फ्री फूड फैसिलिटी रखी है। उत्तराखंड का कोई भी बच्चा वहाँ पर आ सकता है, इन 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज में ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वहीं से हायर होकर वो बाहर जाएगा। उसके साथ हमने पहली बार उत्तराखंड में फॉरेन प्लेसमेंट सेल शुरू किया। फॉरेन प्लेसमेंट सेल में बहुत सारे विदेशों में डिमांड है और उत्तराखंड के बच्चे टैलेंटेड हैं, उत्तराखंड के बच्चे सक्षम हैं अपने उस डिमांड को पूर्ण करने के लिए। हमने जापान में एल्डरली केयर में अभी तक हम 32 बच्चों को भेज चुके हैं, जिनकी एवरेज सैलरी 175 से 2 लाख रुपीज़ अ मंथ की है। हमने सिंगापुर के साथ, जर्मनी के साथ और UK के साथ टाई अप करा है, और जिनकी अभी हमारे बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, लैंग्वेज ट्रेनिंग चल रही है, और जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी 60 से 70 बच्चे और हम इस साल विदेश भेजने की तैयारी में हैं। सर, नए भू कानून में के प्रावधानों में ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को बाहर रखा गया है, इसकी कोई खास वजह? लोगों को एक भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से। आपने उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? उत्तराखंड की सरकार की प्राथमिकता है कि ज़मीन भी बचे और रोज़गार भी उत्पन्न हो। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार एक ऐसे ज़िले हैं जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, और आज भी कम से कम हज़ारों लड़के उत्तराखंड के उन इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो पन्नगर सिडकुल में कर रहे हो, सितारगंज सिडकुल में कर रहे हो, सेलाकुई में कर रहे हो, हरिद्वार सिडकुल में कर रहे हो। और हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था 2022 में, अगर आप लोग को याद हो, और उसमें 3-3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। और अगर आप इंडस्ट्रियल बेल्ट को ज़ीरो कर देंगे तो आप रोज़गार कहाँ से लाएंगे? हमने 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करी है। अगर सरकार ने उस इंडस्ट्रियल समिट की, इन्वेस्टर समिट की, तो वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ बनेंगी? वो इन्हीं क्षेत्रों में तो बनेगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार से अगर जोड़ना है, उत्तराखंड के GSDP को कंट्रीब्यूशन करना है, उत्तराखंड में अपने जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी हैं और बहुत इंटीग्रल पार्ट है उत्तराखंड का। तो हम उसको बंद नहीं कर सकते, वो सोर्स को खोल के रखना है। और ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यहाँ पे वर्कफोर्स अच्छी है, लोग सिंपल हैं। उत्तराखंड की, देश की सारी इंडस्ट्रीज उत्तराखंड की तरफ देख रही हैं, तो हमको ये सोर्स को बंद नहीं करके और इसको आगे बढ़ाना है ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके। आपके पिता विजय बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा, क्या आज भी उनके राजनीतिक निर्णयों से आपकी भूमिका या पहचान पर असर पड़ती है? नहीं, देखिए कोई फ़र्क, देखिए वो सीनियर हैं, वो पॉलिटिकल ज़्यादा नॉलेज मुझसे है और ज़रूर मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। अगर कहीं पे कोई ऐसी वो लीगल बैकग्राउंड से हैं, जज रहे हैं, सीनियर लॉयर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं पे अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि मुझे लगता है कि एडवाइस की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर उनसे एडवाइस लेता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आपके पास विभाग है, आप एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, आपने 5 साल विधायक के रूप में भी सेवा करी है, तो आप अपने डिसीजंस लीजिए। लेकिन जो भी डिसीजंस लेंगे उसका जो है कहीं ना कहीं जनता के हित में हो, जनता के फेवर का डिसीजन हो। लेकिन मैं उनसे कहीं ना कहीं एडवाइस, कहीं फंसता हूँ तो ज़रूर लेता हूँ। 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर आपने क्या प्राथमिकताएं तय की है, और क्या आप किसी विशेष क्षेत्रीय मंडल के जरिए उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने का रोड मैप प्रस्तुत करने की योजना रखते हैं? जी, मेरा एक हमेशा से चुनाव लड़ने का एक ही तरीका रहा है कि लोगों के बीच रहो, लोगों के सुख दुख में रहो,
डेवलपमेंट वर्क को धरातल पर उतारो। मुझे खुशी है कि मैं सितारगंज में इन 3 सालों में लगभग 250 से 300 करोड़ के डेवलपमेंट वर्क धरातल पर उतर रहे हैं। लोगों को रोज़गार से जोड़ा गया है, लोगों का विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हैं, अस्पतालों का उच्चीकरण हुआ है, बस अड्डा बना है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि विकास जो मेरे वादे थे चुनाव में 22 के, वो वादे पूर्ण हो, जनता के सुख दुख में खड़ा रहूं। और कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं 27 में चुनाव लड़ने जाऊंगा तो मेरे कामों को देखते हुए, मेरे रिश्तों को देखते हुए जनता के साथ, जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र से चुनेगी। युवा मतदाता वर्ग में आपकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। क्या आप स्वयं को उत्तराखंड भाजपा में भावी नेतृत्व के रूप में देखते हैं? हमारा फ़र्ज़ जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझको एक जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी है उत्तराखंड में इन 6 विभागों के माध्यम से लोगों के उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की, लोगों को रोज़गार से जोड़ने की, पलायन का जो दर्द उत्तराखंड झेल रहा है उसको कहीं ना कहीं राहत दिलाने की। और मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3 साल से कि हर ज़िले में जाके घूम सकूँ, हर ज़िले में लोगों से मिल सकूँ, विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतार सकूँ, विभागीय योजना का लोगों को फ़ायदा मिल सके। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर आज मैं इस परिस्थिति में हूँ कि मैं उत्तराखंड में अपने विभाग के माध्यम से उत्तराखंड की जीएसडीपी में, उत्तराखंड के पलायन में और उत्तराखंड के रोज़गार उत्पन्न करने में अपनी भागीदारी दे पा रहा हूँ। मेरे लिए इतना बहुत है। मैं 37 साल की उम्र में राजनीति में आया था। कभी नहीं सोचा था कि 37 साल में विधायक बन जाऊंगा, कभी नहीं सोचा था 42 साल की उम्र में मंत्री बन जाऊंगा। तो मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ हमेशा जीवन में। मैंने 32 साल स्पोर्ट्स भारत को रिप्रेजेंट किया है, कप्तान के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया है विभिन्न देशों में। मेरे टारगेट सेट हैं और मैं उन गोल्स पे काम कर रहा हूँ। यह चर्चा आम रही है कि आपके और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच सामंजस्य की कमी है। क्या आप इन बातों को केवल अफवाहें मानते हैं या इनके पीछे कुछ वास्तविक राजनीतिक में मतभेद है? मेरे कुछ राजनीतिक मित्र हैं जिन्होंने फैलाई हुई हैं ऐसी बातें। अगर मेरे और उनके बीच में सामंजस्य कम होता तो मेरी विधानसभा में 250 करोड़ के काम कहाँ से हो गए होते। मेरे मुख्यमंत्री जी से आज से नहीं 2012 से बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं। मेरे बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से, हम दोनों अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। मेरे पिताजी के उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कुछ लोगों ने पूर्ण कोशिश करी है रिश्तों को ख़राब करने की, लेकिन वो हमेशा मेरे भाई थे, बड़े भाई जैसे। उन्होंने मुझे गाइड भी किया। जब मैं राजनीति में आया था वो विधायक थे, 12 में वो पहली बार विधायक बने थे। सितारगंज खटीमा क्षेत्र लगा हुआ है, राजनीति में आगे बढ़ने में उन्होंने गाइड भी किया। मंत्री के रूप में भी कहीं ना कहीं एज ए चीफ मिनिस्टर वो मुझे इस बात करते रहते हैं, समझाते रहते हैं क्या अच्छी चीज़ और हो सकती है, डिस्कशन होते हैं। और तभी आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे विभागों का बजट, जो फिशरीज़ विभाग का बजट टोटल में 80 करोड़ रुपये का था, वो आज 280 करोड़ रुपये पहुँच चुका। और मेरे एनिमल हस्बेंड्री विभाग का जो बजट था वो 500 करोड़ से 525 करोड़ पहुंचा, तो मुख्यमंत्री जी के मदद से पहुंचा। अगर मेरे गन्ना चीनी मिलों में पहली बार हमने मॉडर्नाइजेशन का फंड खुलवाया और 80 करोड़ रुपये उसमें हमको मॉडर्नाइजेशन के लिए मिले, तो बिना मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के नहीं मिल सकते थे। तो ये देखिए, राजनीतिक चर्चाएँ चलती रहती हैं, लेकिन हमारे और मुख्यमंत्री जी के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे, हैं और रहे। मुख्यमंत्री धामी डबल इंजन सरकार की बातें करते हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य स्तर पर भी सभी मंत्री एक ही गति से और दिशा में कार्य कर पा रहे हैं? देखिए, हर मंत्री अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी पे काम करने की कोशिश करता है। हो सकता है मेरी किसी से कम हो, वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो तो वो और अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन क्षमता जो मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट की एक खासियत है कि एक तो हमारा सामंजस्य बहुत अच्छा है, एक दूसरे से हमारा रैपो बहुत अच्छा है। जो काम हम धरातल पे होने हैं, कोई स्टॉपेज नहीं होती मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि अगर अप्रूवल के लिए जाएं तो अप्रूवल फटाफट मिल जाती है। और उसका ही फ़ायदा हमको धरातल पे मिलता है, क्योंकि हम उन पॉलिसीज़ की फ्रेमिंग में, उस पॉलिसी के फाइनेंशियल अप्रूवल्स में मुख्यमंत्री जी हमको मदद कर देते हैं। और जितने भी मंत्री हैं, जितनों के साथ मुझे काम करने के, देखिए सारे मुझसे सीनियर हैं, तो मैं उन पर टिप्पणी करूँ वो ठीक भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हर मंत्री अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। हम कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें राज्य में हो रहे विकास कार्यों की दिशा और दशा से अवगत कराया। यह संवाद निश्चय ही नीति निर्माण और जनहित के बीच की कड़ी को और मजबूत करता है। हम उन्हें आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आशा है यह संवाद पाठकों के लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा। नमस्कार, मैं दिव्या भारती, दी संडे पोस्ट से। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, केवल दी संडे पोस्ट पर।